नमस्कार। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार स्नातकोत्तर उत्तरार्ध एमए फाइनल राजनीति विज्ञान के छठे प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति के पाठ्यक्रम में से अल्पसंख्यकों की राजनीति विषयक व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आइए इस विषय को हम समझने का प्रयास करते हैं। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ बहुत सारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग निवास करते हैं, जिनकी स्थिति बहुसंख्यक समुदाय से भिन्न है। भाषाई अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, सिखों आदि में जैसे जैसे राजनीतिक जागरण आया, वैसे वैसे राजनीतिक स्वाधीनता के लिए किए गए राष्ट्रीय आंदोलन और स्वाधीन भारत की भावी राज्य की दृष्टि से यह प्रश्न विशिष्ट और निर्णायक महत्व का होता गया। अल्पसंख्यक से अभिप्राय। अल्पसंख्यक शब्द संस्कृत के दो शब्दों अल्प यानी थोड़ा एवं संख्या, थोड़ी संख्या, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है दूसरे समूह की तुलना में संख्या में कम होना। जैसे भारत में पाए जाने वाले अल्पसंख्यक दो प्रकार के हैं। नंबर 1 धार्मिक अल्पसंख्यक और नंबर 2 भाषाई अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करने वाला पहला इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मैकेनिज्म नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न संविदा पत्र, जिसे शॉर्ट में ICCPR 1966 भी कहा जाता है। इस प्रश्न संविदा पत्र की धारा 27 कहती है कि ऐसे राज्यों में जहां जातियां धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक मौजूद हैं, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग अपने समुदाय के अन्य लोगों के साथ अपनी संस्कृति का आनंद उठा सकते हैं। उनको अपने धार्मिक मूल्यों को मानने या अपनी भाषा का इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता। हालांकि यहाँ पर भी अल्पसंख्यकों की परिभाषा तय नहीं की गई और न ही संयुक्त राष्ट्र संघ के अल्पसंख्यक संबंधी ऐतिहासिक घोषणा पत्र में अल्पसंख्यक की परिभाषा तय की गई। भारतीय संविधान भी अल्पसंख्यकों की परिभाषा के संबंध में मौन है। 1947 में देश के विभाजन के दौरान मुस्लिम समुदाय के लगभग सभी लोग पाकिस्तान चले गए थे। भारत में इनकी संख्या बहुत कम रह गई थी। हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग में यह आशंका थी कि ऐसा ना हो कि हिंदुओं की बहुसंख्यक आबादी के कारण यहाँ केवल हिंदुओं की ही सरकार बने और वह अल्पसंख्यकों के त्योहार या रीति रिवाज अथवा उनकी संस्कृति का उन्हें पालन करने से कोई रोक लगा दे। यही वजह है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार शीर्षक के अंतर्गत आर्टिकल 29 व 30 में वर्णित किया कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपने रीति रिवाज तथा अपने धर्म का पालन करने का अधिकार होगा। इसके अलावा संविधान में और कुछ नहीं कहा गया। यूएनओ
की परिभाषा के अनुसार एनी ग्रुप ऑफ कम्युनिटी विच इज इकोनॉमिकली पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इंफीरियर इन पॉपुलेशन, ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव ना हो और जिसकी आबादी नगण्य हो, उसे अल्पसंख्यक कहा जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 29, 30, 350A, 350B में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। आर्टिकल 29 में कहा गया है, भारत के राज्य क्षेत्र जहाँ उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। इस आर्टिकल का सीधा सा तात्पर्य यह है कि अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होगा। इसी प्रकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 30 में कहा गया है, धर्म या भाषा आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। अगर हम आर्टिकल 30 की व्याख्या करें तो इसमें यह कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा। वह अपनी भाषा को अपनी शिक्षा संस्थानों में लागू कर सकते हैं और उनमें अपने तरीके से उनका वो प्रशासन कर सकते हैं। 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की धारा 2C के तहत 23 अक्टूबर 1993 को सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में 5 समुदायों यथा मुस्लिम्स, सिख, ईसाई, पारसी तथा बौद्ध को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दी गई। बाद में 2014 में जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यकों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया। TMA पाई फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा कि राज्य कानून के संबंध में धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक का निर्धारण करने वाली इकाई केवल राज्य हो सकती है। यहाँ तक कि अल्पसंख्यकों का निर्धारण करने में एक केंद्रीय कानून के लिए भी इकाई का आधार राज्य होगा, न कि संपूर्ण भारत। इस प्रकार धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक जिन्हें आर्टिकल 30 में बराबरी का दर्जा दिया गया है को राज्य स्तर पर निर्धारित किया जाना चाहिए। उन्नीस के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के अनुसार भारत में 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। इसमें अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। वर्ष 2006 में अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन किया गया, तब भी इस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। मिजोरम, मेघालय और नागालैंड ईसाई बहुसंख्यक राज्य हैं। पंजाब सिख बहुल क्षेत्र है। लक्षद्वीप में 96.20% तथा JK में 68.30% मुसलमान हैं। लक्षद्वीप में मात्र 2% हिंदू हैं। SC, ST, OBC की स्थिति स्टेट बदलने के साथ ही बदल जाती है। जैसे कि पंजाब में SC है तो राजस्थान में उसे जनरल माना जाता है। राजस्थान का कोई ST है तो उसे हरियाणा में जनरल माना जाता है। तो क्या अल्पसंख्यक
की स्थिति को नहीं बदला जा सकता। एक लोकतांत्रिक बहुलवादी राजनीति में अल्पसंख्यक अधिकार अति आवश्यक है। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कहा है कि कोई भी लोकतंत्र लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की मान्यता को अपने अस्तित्व के लिए मौलिक नहीं मानता। स्वतंत्रोत्तर भारत के संविधान में इस शब्द को परिभाषित न किए जाने की परिस्थितियां विद्यमान थी, लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां परिवर्तित हो चुकी हैं, इसलिए इसमें बदलाव किया जाना अपेक्षित है। भारत एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और लोक कल्याणकारी राज्य है। अतः सभी वर्गों के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। संविधान सभा ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए भारतीय संविधान में भाषाई और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों को संरक्षित करने की बात की, लेकिन अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित करने से परहेज किया। आज समय की मांग है कि राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि प्रादेशिक स्तर पर अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया जाए। जिन राज्यों में जिस समुदाय के लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से तथा जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक हैं, उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। इस प्रकार हमने इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या की और भारतीय राजनीति के संदर्भ में अल्पसंख्यकों की राजनीति को जानने का प्रयास किया। धन्यवाद।